हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है हमारे नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सिलेबस ओ लेवल के M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस सीरीज के चैप्टर वाइज MCQ में अगले 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसकी वीडियो में हम 76 से 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिए। इस पूरी सीरीज के अंदर हम 250 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की क्लास जो है हमारी पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेवर ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फ्लेवर नहीं है। यहाँ पे आपको 4 फ्लेवर दिए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा लाइनेक्स का फ्लेवर नहीं। स्टूडेंट्स, आपने जरूर सुना होगा कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, है ना। कोई उबंटू यूज करता है, तो कोई फेडोरा यूज करता है, कोई रेड हैट यूज करता है। लेकिन एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक लाइनेक्स का फ्लेवर नहीं होगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फ्लेवर नहीं है। तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि सुशान नाम का कोई फ्लेवर नहीं है, क्योंकि जो सुशे नाम का एक लाइनेक्स का फ्लेवर है, सुशान नाम का कोई लाइनेक्स का फ्लेवर नहीं है। उबंटू भी है, रेड हैट भी है, फेडोरा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा सुशान। लाइनेक्स फ्लेवर क्या होता है इस बात को समझते हैं, चलिए। लाइनेक्स फ्लेवर एक लाइनेक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओपन सोर्स का मतलब है आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और इसका सोर्स कोड जो है वो सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो जब ये कोड अवेलेबल है, तो जैसे उबंटू आया, तो उबंटू ने क्या करा, इस लाइनेक्स के कोड को कुछ चेंजेस करके, ठीक है, एक अपना वर्जन बना लिया और नाम रख दिया उबंटू। ये लाइनेक्स के सोर्स कोड को चेंज करके बनाया। और फिर इसे जो है सबसे ज्यादा ये पॉपुलर भी हुआ मार्केट में, है ना। और इसे लोग पसंद करने लगे। फिर एक आया रेड हैट। तो ये एंटरप्राइज लेवल पर लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो उसको यूज करते हैं। फेडोरा जो है, ये फेडोरा ये फास्ट अपडेट्स और मॉडर्न फीचर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और जो स्यूशे था, ये जर्मनी का ओरिजिनल लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और सुजान ये गलत किया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखो कि लाइनेक्स के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए, है ना। आपने गलती से ये सब एक से लगेंगे तो आप इस ट्रैप से बच सकते हो। अब अगले सवाल में हम एक बहुत काम के सॉफ्टवेयर 7-Zip के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। जो 7-Zip सॉफ्टवेयर है, ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। देखिए, आपके पास अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपकी जो फाइलें हैं वो बहुत ज्यादा फाइलें हैं, 100-200 फाइलें आपके पास उसके अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप उसे अपने दोस्त को ईमेल करना चाहते हो। तो जब आप उस प्रोजेक्ट की फाइलों को एक साथ ईमेल करोगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपको ईमेल 25 फाइलों को अटैचमेंट करने की सुविधा देता है। 25 से अब बहुत से अलग अलग ईमेल सॉफ्टवेयर अलग अलग देते हैं, कोई 15 देता है, कोई 45 देता है। तो सपोज आपकी जो फाइल को अटैच करने की जो नंबर्स हैं, ये संख्या है, वो 25 है। आपके पास है 200 फाइल है। तो अब आप क्या करोगे, और जब आप उसे ईमेल पे अटैच करोगे तो वहां पे दिखाएगा फाइल टू लार्ज, कि ये लार्ज फाइल हो रही है ना। बेसिकली 25 MB लिमिट होती है गूगल की। गूगल का जो जीमेल है, आप जीमेल के थ्रू 25 MB की कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो जीमेल के थ्रू। तो यहाँ पे फाइल लार्ज हो रही है ना। तो अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अब आप क्या करोगे, यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा 7-Zip सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारी फाइल को जिप कर देता है। जिप का मतलब होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस करके ये हमारी फाइल के साइज को छोटा भी कर देगा, ठीक है। और पूरी फाइल हमारी क्या हो जाएगी, एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप उसे आसानी से अटैच कर सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल आई आर्काइवर। फाइल आर्काइवर होना चाहिए था, यहाँ पे सी का मिस्टेक है। फाइल आर्काइवर। आर्काइवर इसे बहुत से लोग आर्चीवर भी पढ़ते हैं, ठीक है। फाइल आर्काइवर, या इसे हम बोलेंगे फाइल कंप्रेसर। तो जो 7-Zip टूल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
है ना, 2 से 3 MB का है, आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं, विन जिप आता है, लेकिन एक आता है विन RR, तो ये पेड सॉफ्टवेयर है ना, ये खरीदने पड़ते हैं। आप 7 जिप से ये काम कर सकते हो और ये फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए जो 7 जिप हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये बहुत हाई कंप्रेशन रेशो प्रोवाइड करता है। अगर आपकी कोई फाइल 100 MB की है, ठीक है, तो ये उसे 30 से 40 MB में कन्वर्ट कर देता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना देता है। बड़ी फाइल्स को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। फिर जब वो 30 से 40 MB में कंप्रेस हो जाएगी, तो आप उसे ईमेल भी कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो। जब भी आपके पास बड़ी फाइल का बोझ हो तो 7 जिप आपके साथ है, ठीक है, याद रखना, आप इसे हमेशा यूज करना। अब हम अगले सवाल में ओड वन आउट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपके दिमाग का असली टेस्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको ओड वन, निम्नलिखित में से आपको सिलेक्ट करना है ओड वन, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 3 चीजें एक सी होंगी और एक चीज अलग होगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है। देखिए चारों ही बेसिकली एक तरह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चारों ही क्या है हमारे, एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसमें से ओड को कैसे पहचाने, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन आपको इसमें ये देखना है कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो ये उसको डिफाइन करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है ये OS है, तो ये दूसरी टाइप की कैटेगरी। तो यहाँ पे जो ओड हो रहा है वो अलग जो हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारा ऑपरेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 3 हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, वो सिमिलर काम करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग काम है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द GUI। GUI क्या होता है, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए G4 होता है हमारा ग्राफिकल, और U4 होता है हमारा यूजर, ठीक है, I4 होता है हमारा इंटरफेस। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब GUI होता क्या है, इसके अंदर आपके पास आइकन होते हैं, इमेजेस होती हैं, ठीक है, और ग्राफिकली आप उसमें क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास CUI, ये होता है हमारा कमांड यूजर इंटरफेस। इसके अंदर सारा काम आप कमांड के थ्रू ही करते हैं। लेकिन यहाँ GUI में देखो ईमेल का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पीपल्स का आइकन दिख रहा है, ये गेमिंग के नहीं आइकन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू यूजर का आइकन दिख रहा है, ये इंटरनेट के नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज हमें ग्राफिकल के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे आप आसानी से माउस के द्वारा क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो CUI होगा वहाँ पे कमांड से ही आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हर आपके कमेंट का आंसर देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट शोन इन कंट्रोल पैनल, कि कंट्रोल पैनल में से में निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाया जाता है। तो देखिए कंट्रोल पैनल में साउंड के लिए ऑप्शन होता है, माउस के लिए भी ऑप्शन होता है, और कीबोर्ड के लिए भी ऑप्शन होता है। इसके अंदर एडमिन अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिखाई जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, एडमिन अकाउंट, ठीक है। देखिए जो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर यूजर अकाउंट ऑप्शन आता है। क्या आता है, यूजर अकाउंट ऑप्शन आता है, लेकिन एडमिन अकाउंट ऑप्शन नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं, कौन सा नहीं होता है, तो एडमिन अकाउंट नहीं होता है, बल्कि इसकी जरूरत कौन सा होता है, यूजर अकाउंट होता है, ठीक है। अब ये जो है कंट्रोल पैनल, होता क्या है, कंट्रोल पैनल विंडोज का, ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशल टूल होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सारी सेटिंग्स को मैनेज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपको सेटिंग्स करनी है, जैसे डेट एंड टाइम चेंज करना है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, कीबोर्ड की सेटिंग चेंज करनी है, माउस की सेटिंग चेंज करनी है, तो आप सारी चीजों को यहीं से कंट्रोल, इस कंट्रोल पैनल की सहायता से कंट्रोल करते हैं।
देखिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट अपने कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल पैनल में जाके कीबोर्ड सेटिंग को ओपन करेंगे और वहां पे स्पीड एडजस्ट कर देंगे। फिर उसका दोस्त पूछता है कि एडमिन अकाउंट कहाँ है, लेकिन उसे वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एडमिन अकाउंट नाम का कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ कौन सा दिखाई देगा आपको, यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता। ठीक है, तो गाइस आपको ये समझ में आया हो? अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गाइस ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने इससे पिछली वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, अगर आपने अपने टीचर्स को कोई बिग प्रोजेक्ट भेजना है, फाइल इतनी बड़ी है कि पेन ड्राइव में भी मुश्किल से आ रही है, ईमेल में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, तो ऐसे टाइम आपको एक मैजिक टूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो मैजिक टूल कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास है विन जिप, है ना। ये बिग फाइल को क्या करेगा, स्मॉल फाइल में कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस का मतलब होता है कि वो उसके जो एमबी है उन्हें कम कर देगा। ठीक है, सपोज कोई 100 MB की फाइल है, तो ये बिनजिप उसे 30 से 40 MB के अंदर रिड्यूस कर देगा, उसके साइज को कंप्रेस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज, बिनजिप का यूज हम क्यों करते हैं? स्टोरेज स्पेस को बचाने के लिए, स्टोरेज स्पेस को बचाने के लिए, यानी कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो है स्टोरेज बचे रहे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है हमारा वो है विनजिप। और विनजिप के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। ये डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके भी आप इसमें अपने डेटा को पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। ये सेम 7-Zip की तरह काम करता है, 7-Zip का अल्टरनेटिव है, जो हमने 7-Zip देखा था उसी की तरह से ये भी अल्टरनेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए डोस, ये पहले आया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, MS डोस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड बेस्ड था, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, लाइनेक्स एक हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड है। ठीक है, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स होता है, यानी कि इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। विंडोज क्या है? ये GUI बेस्ड है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो ओरेकल है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस से रिलेटेड हमारा एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जितनी भी बैंक्स होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, इन सब के अंदर जो आपके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उन सबको जो है ओरेकल डेटाबेस का या ओरेकल डेटाबेस के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। फाइनेंशियल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे अमेजोन हो, उन सबके डेटाबेस जो होंगे, ठीक है, उन सबके लिए वो सब ओरेकल का ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स हैं ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप रिसाइकिल बिन के अंदर, ठीक है, रिसाइकिल बिन में बिना स्टोर किए किसी भी फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। तो हाउ टू डिलीट फाइल्स फ्रॉम रिसाइकिल बिन विदाउट स्टोरिंग इन इट। मान लीजिए आपकी कोई कंप्यूटर पे फाइल पड़ी है, यहाँ पे आप इसे डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन आप इसे कैसे डिलीट करें कि रिसाइकिल बिन में ना जाए? तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल, है ना, आप खाली डिलीट बटन दबाएंगे, तो डिलीट बटन दबाने पे वो क्या होती है, वो रिसाइकिल बिन में जाएगी। डिलीट बटन दबाने से क्या होगा, रिसाइकिल बिन में वो डेटा चला जाएगा, बाद में आप रिसाइकिल बिन में से उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसके साथ शिफ्ट दबा दिया, शिफ्ट डिलीट, तो ये क्या हो जाती है, ये परमानेंटली डिलीट हो जाती है, आप इसे वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। तो आपको बिना रिसाइकिल बिन में स्टोर किए किसी चीज को डिलीट करना है, तो आपको उसके साथ में शिफ्ट प्लस डिलीट दोनों बटन दबाने होंगे, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाए। ठीक है गाइस, देखिए जो नॉर्मल डिलीट करोगे आप, इसमें क्या होता है, बाद में ये जो फाइल है रिकवर हो सकती है, लेकिन जो आपने परमानेंटली डिलीट की है ये नॉट रिकवर्ड, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, ये परमानेंटली हार्ड डिस्क में से भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी और हार्ड डिस्क में भी नहीं रहेगी, और इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। जब हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है और उसे आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली हमारे स्टोर में से खत्म हो जाए, है ना, स्पेस जो है खाली हो जाए, तो हम, अगर उस फाइल की हमें कभी जरूरत नहीं है तो हम उसे शिफ्ट डिलीट कर देते हैं
परमानेंटली वो हमारी हार्ड डिस्क में से भी डिलीट हो जाती है और हमारा स्पेस जो है खाली हो जाता है। देखिए एक स्टूडेंट है और उसका लैपटॉप का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल फुल हो गया। उसने सोचा चलो कुछ पुरानी मूवीज को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो हर मूवीज को डिलीट करता जाएगा, ठीक है, वो मूवीज क्या होंगी, वहां से उठ के रिसाइकिल बिन में चली जाएगी और स्पेस खाली नहीं हो रहा। वापस से वो दिखाएगा, क्योंकि अगर ये 4 GB की फाइल है, यहाँ से डिलीट करी आपने तो रिसाइकिल बिन में आ गई, तो 4 GB डाटा यहाँ पे भरा रहेगा, तो आपकी हार्ड डिस्क तो भरी हुई है, 4 4 GB की ये 4 फाइल है, तो आपका जो डाटा है वो भरा रहेगा, ठीक है। तो ये 16 GB खाली नहीं हुआ। तो उसके दोस्त ने उसने पूछा कि भाई तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट करना है, यानी कि परमानेंटली डिलीट कर दो, तो फिर वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं आएगा और उसका 16 GB डेटा जो है उसकी डिस्क में खाली स्पेस हो जाएगा और अब जो है सिस्टम वो फास्ट चलने लगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो का मतलब है जिस विंडोज में आप काम कर रहे हो या जिस सॉफ्टवेयर को आपने अभी ओपन कर रखा है, तो उसकी विंडो को आपको क्लोज करना है, वो भी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये जो क्लोज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Alt+F4, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Alt+F4। आप Alt+F4 दबा के डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड की जो फाइल होती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए नोटपैड में जो आप फाइल सेव करते हैं उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .txt। अब txt फाइल जो फॉर्मेट है ये प्लेन टेक्स्ट फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। अब प्लेन टेक्स्ट का मतलब है इसके अंदर ना तो कोई बोल्ड होगा, ना इटालिक होगा, ना, है ना, इसमें इमेजेस होंगी, तो ये सादा टेक्स्ट होता है, इन्हें टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा CTXT इन चारों में से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा .txt। ये जो डॉक है ये MS वर्ड की फाइल होती है ना, उसके अंदर हमारा डॉक एक्सटेंशन बनता है, उसमें जो फाइल सेव करोगे आप। HTML जो होती है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो होता है ये वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है, जो वेब पेज होते हैं ये उसका एक्सटेंशन होता है। और .tif जो होती है ये टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ये भी हमारा नेट वगैरह पे काम में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू द MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका जो पैकेज आता है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं आपको, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, है ना, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस। तो ये 6 7 टूल मिला के पूरा क्या बना रहे हैं, एक पैकेज बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि MS ऑफिस के पैकेज में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो देखिए MS वर्ड यहाँ पे ये हैगा हमारे पास, MS एक्सेल हमारे पास ये हैगा, MS राइटर इसके अंदर नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि MS राइटर इस MS ऑफिस के पैकेज में नहीं आता। MS एक्स देखिए ये है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, MS राइटर नहीं, ठीक है। इसकी जगह लिब्रे ऑफिस कंपनी क्या करती है, लिब्रे ऑफिस कंपनी बनाती है, उनका अपना है लिब्रे ऑफिस का राइटर, ये MS ऑफिस का नहीं है राइटर, लिब्रे ऑफिस का, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन। देखिए आप अपने पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, नए वर्जन से चेंज करेंगे। तो जब भी हमारा मोबाइल फोन, आपने देखा होगा मोबाइल में जब ओल्ड वर्जन का आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है तो वहां पे एक वर्ड देखने को मिलता है अपडेट। अब अपडेट आने से क्या करते हो आप, नए वर्जन को अपडेट कर देते हो। तो अब हमें पुराने से नए वर्जन को अपडेट करना होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अपग्रेड करना। आप अपने पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को नए वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर करने का मतलब होता है सेव करना, यहाँ पे आप फाइल को सेव करके रख सकते हो। रिस्टोर में वापस से उसको रिस्टोर करना, अगर आपने जैसे ओल्ड से नया कर लिया वो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हो, तो पुराना वाला वापस आ जाएगा। बैकअप में क्या है कि उस डेटा की कॉपी बना के रखते हो जिससे उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हो, तो वो कहलाता है आपका बैकअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा है कि विच ऑप्शन इज चूजन टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट।
कि आपको क्या करना है, किसी भी फाइल का, ठीक है, या फोल्डर का नाम जो है रीनेम करना। तो रीनेम करने के लिए हम उसको राइट क्लिक करके कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो सिंपल है, आप उसे राइट क्लिक करके, है ना, रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो रीनेम हो जाएगा। इसकी यहाँ पे अगर शॉर्टकट की पूछते हैं तो वो शॉर्टकट की होती है F2। F2 बटन प्रेस करके आप फाइल या फोल्डर के नेम को रीनेम कर सकते हैं। F2 जो शॉर्टकट की है, ये रीनेम करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं कोई सा क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी रिमूव। निम्नलिखित ऑप्शन में से आप किस का यूज करके कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स को हटाने के लिए यूज करते हैं, या कौन से ऑप्शन का यूज करके आप कंप्यूटर की जो टेम्परेरी फाइल होती हैं उनको हटाया जा सकता है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर कुछ दिनों बाद जब हम उसे चलाते रहते हैं रेगुलर तो वो स्लो हो जाता है। रीजन क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी टेम्परेरी फाइल आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में हो जाती है ना, कैश फाइल, कैश मेमोरी, टेम्परेरी फाइल्स और जंक डेटा बहुत सारा उसके अंदर जो है सेव हो जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इन्हें हटाने के लिए विंडोज में कौन सा टूल दिया गया है। तो विंडोज में टेम्परेरी फाइल्स को या जंक फाइल्स को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप वाला टूल दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डिस्क क्लीनअप। डिस्क प्लस क्लीन अप, इसका मतलब है डिस्क की सफाई। यानी जैसे हम घर साफ करते हैं वैसे ही ये टूल कंप्यूटर की सारी जो भी टेम्परेरी फाइल होती हैं, अस्थायी फाइल होती हैं, उनको साफ कर देता है, उन्हें हटा देता है या उनको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। नया फोल्डर बनाने के लिए कंप्यूटर पर जो हमारा डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। देखिए, आप जब कंप्यूटर में नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या आता है। तो सिंपल है, इसका जो नया फोल्डर जब आप बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम भी न्यू फोल्डर ही आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, न्यू फोल्डर। अभी से आप कैसे बनाएंगे, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर जैसे ही आप पहले नंबर पर ऑप्शन देखोगे फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा और इसका जो नाम आएगा वो आएगा न्यू फोल्डर। आपने कितनी बार डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में नया फोल्डर बनाया होगा, लेकिन कभी गौर किया है कि उसका जो नाम है हर बार एक डिफॉल्ट नाम आता है। ये कंप्यूटर में जो नाम आता है डिफॉल्ट, ये सिस्टम में विंडोज के द्वारा सेट किया गया होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो क्या रहता है, न्यू फोल्डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक बनाने का या उन दोनों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है। यहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को जो है ब्रिज का काम उसके पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीजें जो हमारा हार्डवेयर हो जाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या और भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं आपके पास। इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम, एक लिंक बनाने का काम जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम ओएस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को मैनेज करता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है। लिंक टू इंटरफेस हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, डी, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम इजीली करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। लाइनेक्स में जो रीड ओनली फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से दिखाया जाता है या परमिशन को कैसे दिखाया जाता है। लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ परमिशंस होती हैं। ठीक है, कौन पढ़ सकता है, कौन लिख सकता है, उसके अंदर रीड ओनली परमिशन होंगी, राइट ओनली, है ना, लिखने के लिए,
कि कौन उसके अंदर डेटा को लिख सकता है, कौन रीड कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग परमिशन हमें देनी होती है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है कि सिर्फ रीड ओनली वाली जो परमिशन है, अगर उसे हमें दिखाना है तो उसका कोड क्या रहता है। तो रीड ओनली वाली परमिशंस को 444 से दिखाया जाता है। ठीक है। ये जो 111 वाले हैं, ये एग्जीक्यूट वाली जो फाइल्स होंगी उनकी परमिशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, एग्जीक्यूट ओनली। ठीक है। और रीड करने के लिए जो है, सॉरी, राइट करने के लिए 666 जो है ये रीड भी करता है प्लस राइट दोनों का काम करता है। और जो 777 है ये रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये तीनों फुल सारे काम ये कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए। ये वाला आता है। तो आपके पास कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, आप आसानी से इसका आंसर लगा दो। और रीड ओनली के लिए जो है 444 वाला कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कैन टिपिकली एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम। अब देखिए इसकी जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, वो इस तरीके से होती है कि आप आसानी से क्वेश्चन नहीं समझ पाए और हम इसके आंसर को रटने लग जाते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आंसर आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो रिकॉर्ड कहाँ से एक्सेस करता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से एक्सेस करता है। देखिए आपने डीबीएमएस का नाम सुना होगा। डीबीएमएस क्या होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। जिसके अंदर सारा हमें डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी फाइल्स और टेबल्स को एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं। टेबल्स का डेटा यहाँ पे मैनेज हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में लिमिटेशन होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये लिमिटेड होता है। अब सवाल ये है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक समय में कितनी फाइल से रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ओनली वन फाइल एट अ टाइम, वन फाइल एट अ टाइम, एक समय में वो एक ही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस कर सकता है। देखिए जो डीबीएमएस होता है इसमें डबल फाइल या मैनी फाइल है ना, मल्टीपल फाइल को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ओनली वन फाइल एक बार में आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर पुराने जमाने में आप एक क्लर्क के पास जाते हो जिनके पास बहुत सारी फाइलें रखी हुई होती, आप उनसे पूछोगे कि एक साथ आप दो फाइल दिखाओ, तो वो कहेंगे नहीं भाई, मैं एक समय में सिर्फ एक ही फाइल दे सकता हूँ। यही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, FMS, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की लिमिटेशन है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा एक फाइल से, ठीक है, एक ही फाइल से एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस करता है। एक ही फाइल से एक रिकॉर्ड को एक्सेस करता है। ठीक है। और यही फाइल मैनेजमेंट की क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट ओनली ग्राफिक फाइल। निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें ग्राफिक फाइल को इंडिकेट करती है। तो देखिए यहाँ पे बीएमपी, ये जो है बिटमैप फाइल होती है। ठीक है। बिटमैप फाइल यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जो फाइल बनाते हैं, इमेज फाइल, वो बिटमैप फाइल होती है। और ये है डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसमें एक तो ग्राफिक फाइल है और एक हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे जेपैग है एंड टीएक्सटी। तो जो टेक्स्ट फाइल है ये फिर अगेन टेक्स्ट फाइल होगा, ये इमेज फाइल है, तो ये भी इसमें आंसर गलत हो जाएगा। ये कि यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल है और एसटी के फाइल है, ये भी दोनों ग्राफिक नहीं है। यहाँ पे ये बिटमैप फाइल है जो कि इमेज फाइल होती है, और एक है ये गिफ फाइल। गिफ फाइल भी क्या होती है हमारी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो होता है, ये आपने देखा होगा कि जो एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, उनमें ये यूज किया जाता है। तो ये और दोनों बीएमपी दोनों ही हमारे ग्राफिक फॉर्मेट है, ग्राफिक एक्सटेंशन है जो ग्राफिक की फाइल को दिखाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। द डोज कमांड टू रिट्रीव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल। डोज कमांड, कौन सी डोज कमांड है जिससे हम फाइल की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव कर लेते हैं। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप देख सकते हैं, फाइल की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, ठीक है, कौन सी कमांड का यूज किया जाता है डोज के अंदर। फाइल प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, चेक करनी है, और उनके लिए आप कौन सी डोज की कमांड यूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम एट्रिव कमांड का यूज करते हैं। एट्रिव कमांड का यूज एट्रीब्यूट्स जैसे फाइल रीड ओनली, हिडन, इन सबको देखने के लिए किया जाता है।
ये जो है फॉर्मेट ऑप्शन, इससे क्या होगा, डिस्क को आप फॉर्मेट कर देंगे, यानी कि डिस्क को अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डोज की, ये एक तरह से कमांड्स को रिकॉल करने या उसको एडिट करने के लिए यूज होता है। ये फाइल के एट्रीब्यूट्स को शो करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज दिखा देता है। यहाँ पे लास्ट है DIR। DIR कमांड जो है डायरेक्टली सारी जितनी भी उसके अंदर फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको शो कराने के लिए। इसका सही आंसर है हमारा एट्रीब्यूट। ये सारे एट्रीब्यूट शो करा देता है फाइल के, जैसे रीड ओनली है या हिडन है, आर्काइव है, सिस्टम फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच विच वन इज द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस्ड पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, ये जो डोज था, ये डोज जो है CUI इंटरफेस है, यानी कि इसका जो इंटरफेस है वो कमांड यूजर इंटरफेस है। ठीक है, और यूनिक्स भी हमारा कमांड इंटरफेस, इसका भी ये CLI इंटरफेस या CUI इंटरफेस को यूज करता है ना, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। लेकिन जो लाइनेक्स है ये हमारा GUI इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड नहीं है, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था ये यूनिक बेस्ड है, फेडोरा लाइनेक्स बेस्ड है, और MS DOS जो है ये भी यूनिक्स के बेस पे बनाया था। देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे मैक्स जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मॉडर्न एप्पल की डिवाइसेस में यूज होता है। ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा जो है ये लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लाइनेक्स और यूनिक्स दोनों के, है ना, उनके दोनों के आधार पे है। MS DOS जो है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये बिल्कुल अलग काम करता है, ये यूनिक्स बेस्ड नहीं है। एंड्रॉइड का जो कर्नल है वो लाइनेक्स और यूनिक्स की तरह है, तो एंड्रॉइड भी यूनिक्स बेस्ड ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, माइक्रोसॉफ्ट डोस इस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइनेक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी टाइप है। ओपन सोर्स तो होता ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है ये। लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक कंपाइलर है? नहीं। लाइनेक्स एक असेंबलर है? नहीं। लाइनेक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैंडल। गाइस, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।